तो स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स, यानी कि हमें ऐसे सॉलिड के वॉल्यूम को फाइंड करना है जो कि पैरामेट्रिक कर्व को रिवॉल्व करने पर बनता है। लेकिन पैरामेट्रिक कर्व्स होते क्या हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो हमने 12th क्लास के अंदर हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन को डील किया था। जैसा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक कर्व्स क्या होते हैं? तो बेसिकली पैरामेट्रिक कर्व्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस के द्वारा जो भी ग्राफ बनता है उस ग्राफ को या उस कर्व को हम पैरामेट्रिक कर्व कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरामेट्रिक कर्व्स किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको ये इक्वेशन दूं, जैसे कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t एंड y इक्वल टू t माइनस में 1, तो ये क्या हमारे पास, ये जो दो इक्वेशन गिवन है इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है t, और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास t। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास इन दो इक्वेशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास है t। ठीक है, अब इन दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं और इनसे अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वो जो भी ग्राफ मिलेगा वो एक पैरामेट्रिक कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की। इसको समझने से पहले हमें एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है जिससे कि इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। पैरामेट्रिक कर्व जो हमारे पास है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैरामेट्रिक कर्व कंसीडर कर लेता हूँ, ये एक पैरामेट्रिक कर्व है जिसमें ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से ओरिजिन से ये जो कोऑर्डिनेट है वो a जितना दूर है और ये जो पॉइंट है ये b जितना दूर है। तो इस केस में हमारे पास जैसे कि पैरामेट्रिक कर्व है, इस पैरामेट्रिक कर्व के द्वारा अगर मैं इसको x एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रिवॉल्व करता हूं तो हमारे पास जो भी सॉलिड जनरेट होगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है होगा जैसे कि x इक्वल्स टू f ऑफ t एंड y इक्वल्स टू phi ऑफ t। तो जब भी आपके पास इस टाइप के दो इक्वेशन गिवन होंगे देन आप समझ जाना कि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए है। और जब ये पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए है तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है, उसके कॉरस्पॉन्ड आपको क्या करना है, आपको एक कर्व को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब ये जो कर्व हमारे पास है इसके द्वारा जो जनरेटेड सॉलिड है, ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि अगर मैं इसका एरिया पता कर लूँ, ठीक है, और फिर अगर मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो जो भी सॉलिड इससे जनरेट होगा उसका वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको अगर ऐसे रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करने के लिए हमें क्या है, जब इसको ऐसे रिवॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट तो हमारे पास लिमिट क्या मिल जाता है, ए से बी। ठीक है, और हमें पता है कि वॉल्यूम का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या हमारे पास v इक्वल्स टू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर और इनटू में हमारे पास क्या था dx। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक पैरामेट्रिक कर्व है और ये हमारे पास x के साथ साथ t पर भी यहाँ पर x के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड होने के वजह से हमारे पास इसका जो फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम द पैरामेट्रिक कर्व। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हमें पैरामीट्रिक कर्व के द्वारा जो भी जनरेटेड सॉलिड है उसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना था तो हमने वहाँ पर फाइंड किया v इक्वल्स टू लिमिट a टू b पाई y स्क्वायर dx अपॉन dt इंटू dt। ये जो वॉल्यूम था उस सॉलिड का जो कि पैरामीट्रिक कर्व्स के द्वारा जनरेट किया गया था, लेकिन वहां पर वो जो पैरामीट्रिक कर्व था वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर बन रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास अगर पैरामीट्रिक कर्व्स को वाई एक्सिस के अगर अलोंग हम वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करते हैं तो उससे जनरेटेड जो भी सॉलिड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम टू सेम हो जाएगा। बस यहाँ पर y की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर dx की जगह पे dy और अपन में dt इंटू में dt और यहाँ पर लिमिट a टू b ही रहेगा। ठीक है, सेम ही है, बस आपको ये चेंज कर देना है, जहाँ पर y है वहाँ पर x, जहाँ पर x है वहाँ पर y कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन बिटवीन टू सॉलिड्स है। यानी कहने का मतलब ये है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रिवोल्यूशन अबाउट x axis of the area bounded by the curves y is equals to f of x and y is equals to 5 of t and x is equals to a and y is equals to b। इसके कहने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बिटवीन टू सॉलिड्स, तो इसके लिए हमें दो सॉलिड तो बनाएंगे नहीं, लेकिन हमारे पास दो सॉलिड को बनाने वाले दो कर्व्स जरूर प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अपर कर्व को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, जो कि हमारे पास है y1। दूसरा हमारे पास जो कर्व होगा जिसको हम लोअर कर्व के नाम से, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द y2। यानी कि यहां पर हमारे पास दो कर्व आ गए हैं, एक अपर कर्व और एक लोअर कर्व। अब इनके द्वारा जो भी हमारे पास एरिया ये जो बाउंड हुआ है, अगर हम इनको, ठीक है, अगर हम इनको एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं रिवॉल्व करता हूं तो जो भी हमारे पास इससे सॉलिड जनरेट होगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, जिसके वजह से हमें यहां पर लोअर लिमिट मिलेगा, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिससे हमें अपर लिमिट मिलेगा, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए हमारे पास लोअर लिमिट हो गया और बी हमारे पास अपर लिमिट हो गया। अब हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास एरिया बाउंड हुआ है, इस एरिया को हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराना है। ठीक है, तो अगर हम रिवॉल्व कराते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, मैं अगर सिर्फ ऊपर वाले कर्व, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले कर्व को अगर मैं रिवॉल्व करता हूं तो उसके द्वारा जनरेटेड जो सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक कार्टेशियन कर्व है और कार्टेशियन कर्व में हमारे पास, ठीक है, कार्टेशियन कर्व में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो हमने क्या पढ़ा था, पाई वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये dx, ये हमने पढ़ा था। अब क्योंकि ये अपर वाले कर्व के द्वारा हमारे पास सॉलिड जनरेट कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा y1। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट चाहे अपर कर्व के लिए देखें चाहे लोअर कर्व के लिए देखें, दोनों में सेम ही है। तो यहां से a टू b इसका लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो सिर्फ और सिर्फ y1 को रिवॉल्व करने से आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दूसरे में, अब हम y2 कर्व को अगर हम x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं तो इससे जो हमारे पास जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे पास y2 कर्व है तो यहाँ पर हम y2 लगा देते हैं और लिमिट फिर से सेम हमारे पास a टू b है। तो हमारे पास, तो ये तो हमारे पास अपर कर्व
और ये लोअर कर्व के द्वारा जनरेटेड सॉलिड के वॉल्यूम आ गए। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि इनके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है, ये जो बाउंडेड हमारे पास एरिया है, इसको रोटेट कर कर, इसको रिवॉल्व कर कर जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम हमें चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो अपर कर्व के द्वारा जो जनरेट सॉलिड है उसके वॉल्यूम में से हम नीचे वाले कर्व यानी कि लोअर कर्व के द्वारा जनरेटेड सॉलिड के वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला हमारे पास वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं, यानी कि हम V1 माइनस में V2 करने वाले हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास होगा क्या कि A टू B लिमिट रहेगा, पाई यहाँ पर हमारे पास कॉमन रहेगा। ठीक है, और हमारे पास y1 का स्क्वायर माइनस में y2 का स्क्वायर और हमारे पास ये dx, तो ये हमारे पास v हो जाएगा। ठीक है, a टू b पाई y1 का स्क्वायर माइनस में y2 का स्क्वायर और ये dx, तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन बिटवीन द टू सॉलिड्स। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर पोलर कर्व। तो सॉलिड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर पोलर कर्व को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पोलर कर्व किसे कहते हैं। व्हाट इज पोलर कर्व। ठीक है, पोलर कर्व क्या होता है? तो पोलर कर्व वो कर्व होते हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट के हेल्प से फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पोलर कर्व वो कर्व होते हैं जो कि पोलर कोऑर्डिनेट से फॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर एक पोलर कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे कि एक मैं यहां पर सर्कल ले लेता हूं। ठीक है, ये भी एक पोलर कर्व का एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे पास ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जो कि सर्कल के बाउंड्री पर है। ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट मान लेते हैं, ये ओरिजिन है। ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, और यहां पर जो ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, वो हमारे पास है थीटा। उस केस में इस ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? एक्स और ये वाई। लेकिन क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट है तो हम इसको, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमारे पास होगा इसको हम मान लेते हैं m। अब o से m तक का जो डिस्टेंस होगा हम मान लेते हैं उसको क्या, क्योंकि यहां पर ये x है तो हम x ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास y है यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी यहां से लेकर यहां तक y ही होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब हम इस x को अगर r और थीटा के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे करेंगे? तो हमें मालूम है कि अगर हमें x निकालना है तो x को ऊपर रख दो और हमारे पास क्या गिवन है, r, इस r को नीचे रख दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बेस, और ये हो जाता है हमारे पास हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, कॉस, और एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाते हैं यहाँ पर, हमारे पास x r cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। y मुझे निकालना है, ठीक है, जो हमें गिवन है उसे नीचे रख लीजिए r, और हमारे पास अब देख लीजिए क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, साइन, और एंगल क्या हमारे पास, थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास y इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गए पोलर कोऑर्डिनेट्स, x बराबर में r cos थीटा और y बराबर में, ठीक है, r साइन थीटा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के
इस टाइप के पोलर कर्व्स के द्वारा जो जनरेटेड सॉलिड हैं उनका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर पोलर कर्व्स के जो टाइप्स हैं उन्हें देख लेते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली पोलर कर्व जो है हमारे पास है वो 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स के हमारे पास पोलर कर्व होते हैं, ठीक है। पहले की अगर हम बात करें तो उसे हम कार्डियोइड्स कहते हैं, दूसरे को हम लिमकॉन्स कहते हैं, तीसरे को हम लैम्नी स्केट्स, चौथे को रोज कर्व्स और पांचवे को हम आर्किमिडीज स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स के पोलर कर्व्स हैं। लेकिन सिर्फ नाम से हमें तो पहचान में आएगा नहीं कि कौन सा कर्व कौन सा है, तो इसलिए हम इसके, ठीक है, ग्राफ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्डियोइड्स को देख लेते हैं। ठीक है, कार्डियोइड्स कुछ इस टाइप का दिखता है। इस टाइप का हमारे पास कार्डियोइड दिखता है। ये इस टाइप का भी हो सकता है। इसका जो ओरिएंटेशन है वो किसी भी साइड में हो सकता है, जैसे कि इस साइड में भी, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं आप। नेक्स्ट हमारे पास है लिमाकॉन्स, ठीक है। लिमाकॉन्स कैसे दिखता है, तो वो कुछ काफी हद तक कार्डियोइड्स के जैसा ही दिखता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या होता है, ऐसा होता है, हर्ट टाइप का। ये हमारे पास लिमाकॉन्स है, ठीक है। चलिए तीसरा हम बात कर लेते हैं रोज कर्व्स की, ठीक है। रोज कर्व्स, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें ये डंबल के शेप का होगा, जिसको हम रोज कर्व्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है रोज कर्व्स, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, वो है हमारे पास लेमनिस्केट, ठीक है। लेमनिस्केट क्या है, ये डंबल शेप का ये होता है। ये आपका क्या है हमारे पास लेमनिस्केट, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, फिफ्थ, जिसको हम आर्किमिडीज स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है हमारे पास, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये आर्किमिडीज स्पाइरल है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा।